हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट स्पेशल एजुकेशन। मैं प्रियंका आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आज हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे, इसका जर्नल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। Introduction. Mental retardation is a condition which comes into existence because of damage in brain cell due to known and unknown reasons. तो मानसिक मंदता एक कंडीशन है जो कि ब्रेन सेल के डैमेज के कारण होती है, जैसे कि हमारे कुछ नॉन और अननोन रीजंस हो गए। प्रेगनेंसी के टाइम अगर मदर ज़्यादा ही इमोशनली डिस्टर्बेंस है तो उसकी वजह से बच्चे को मानसिक मंदता हो सकती है, या उन्होंने प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट नहीं ली है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। बच्चे को हेड इंजरी हो गई, उसकी वजह से मानसिक मंदता हो सकती है। कुछ अननोन रीजंस है जिसका अभी पता नहीं चला है। इट मेक्स फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ स्लो इन कंपैरिजन टू नॉर्मल इंडिविजुअल्स। तो जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं उनका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ स्लो हो जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। ऑल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन आर नॉट सिमिलर एंड दे डिफर ड्यू टू देयर सिवियरिटी एंड प्रॉब्लम्स। तो जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं, जैसे कि कुछ मानसिक मंद बच्चे के साथ जैसे उसकी एसोसिएटेड कंडीशन हो जाती है, तो मेंटल रिटार्डेशन विद डाउन सिंड्रोम या मेंटल रिटार्डेशन विद फ्रेगराइल एक्स सिंड्रोम, या हम बच्चों को लेवल के अकॉर्डिंग भी वो हो सकता है कि जैसे माइल्ड लेवल का बच्चा है उसके फिजिकल फीचर्स शो नहीं होते। जब बच्चा एकेडमिक्स में जाता है तो उसके वहाँ पे मतलब एकेडमिक्स में वो स्लो होता है, तो उसके वहाँ पे पता चलता है कि हाँ बच्चा मानसिक मंद है। या जैसे सीवियर पे हो गया, सीवियर केस हो गया, उसमें उसके फिजिकल फीचर्स शो होने लग जाते हैं, उसकी जो एक्टिविटी होती है डेली लिविंग की वो परफॉर्म नहीं करता है। अब इसकी टर्म्स के बारे में देखते हैं। द टर्म मेंटल रिटार्डेशन वॉज यूज्ड इन द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन DSM-4 1994 and in World Health Organization ICD-10. The term disorders of intellectual development in ICD-11. In 2013, the term intellectual disability is used DSM-5. तो जो मतलब पहले ना बच्चों को इडियट्स और पागल समझा जाता है, जैसे जैसे इसमें अवेयरनेस बढ़ी तो इनके लिए एक टर्म यूज होने लगे। तो मेंटल रिटार्डेशन टर्म अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यूज की थी। फिर ICD-11 ने डिसऑर्डर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टर्म यूज की, और अब 2013 में DSM-5 ने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी टर्म को यूज किया। Definition. According to PWD Act 1995, mental retardation means a condition of arrested or incomplete development of mind of a person which is specially characterized by subnormality of intelligence. तो मानसिक मंदता एक कंडीशन को दर्शाता है जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क का जो विकास है वो पूरा नहीं हो पाता है, जो कि जो नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है उससे उसका IQ कम रहता है। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू AAMR 2002, mental retardation is a disability characterized by significant limitation both in intellectual functioning and in adaptive behavior as expressed in conceptual, social and practical adaptive skills. This disability originates before age 18. तो बौद्धिक अक्षमता एक अक्षमता है जिसमें व्यक्ति के इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और एडेप्टिव बिहेवियर को दर्शाता है, और यह कमी कंसेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल स्किल्स को प्रदर्शित करता है। कंसेप्चुअल हमारी स्किल्स वो हो गई जिसमें बच्चा कंसेप्ट को नहीं समझ पाता है प्रॉपरली। सोशल जिसमें बच्चा सामाजिक क्रियाओं में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है प्रॉपरली, और प्रैक्टिकल जो अपनी वो बच्चा जो उसकी ADL होती है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, उनको परफॉर्म नहीं कर पाता है प्रॉपरली। दिस डिसेबिलिटी ऑर्गेनेट्स बिफोर एज 18। यह अवस्था 18 वर्ष की आयु से पहले प्रदर्शित हो जाती है। अब हम ID के क्लासिफिकेशंस देखते हैं। तो हम ID को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मेडिकल, सेकेंड वन एजुकेशन एंड थर्ड वन साइकोलॉजिकल। मेडिकल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वन आ जाता है हमारा इन्फेक्शन एंड टॉक्सिकेशन, सेकेंड ट्रॉमा और फिजिकल एजेंट, थर्ड मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिशन, फोर्थ ग्रॉस ब्रेन डिजीज, फिफ्थ unknown prenatal influences, sixth chromosomal abnormalities, seventh gestational disorder,
5th environmental influences, 9th and other factors. इन्फेक्शन एंड इंटॉक्सिकेशन। इन्फेक्शन एंड इंटॉक्सिकेशन में ये आ जाता है, ये जो गर्भावस्था के दौरान, जन्म के समय या जन्म के बाद कोई इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे को या माँ को, तो उससे बच्चे को मानसिक मंदता की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें हमारा एक सिंड्रोम या इन्फेक्शन ले सकते हैं जो हमारा होता है TORCH, टॉर्च इन्फेक्शन सिंड्रोम। तो टी से हमारा टॉक्सिकोफ्लेमेसिस होता है, ओ से हमारे अदर इन्फेक्शंस आ जाते हैं, आर से हमारा रुबेला होता है, सी से हमारा साइटोमेगोल वायरस होता है और एस से हमारा हर्पेसिस होता है। तो ये कुछ इन्फेक्शंस है, कुछ वायरसेस है जो बच्चे को और माँ को इफेक्ट करते हैं और ये संभावना बढ़ा देते हैं मानसिक मंदता की। सेकंड मेडिकल क्लासिफिकेशन, ट्रॉमा और फिजिकल एजेंट। यह वह अवस्था होती है जो जन्म के समय, जन्म के पहले, जन्म के बाद दर्द को दर्शाती है। जैसे कि बच्चे के सर में चोट लग गई तो इससे बच्चे को मानसिक मंदता हो सकती है, या गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा ही माँ ने रेडिएशन और रेज का ज़्यादा ही मतलब प्रयोग किया है, जैसे कि एक्सरे वगैरह ये सारी चीज़ें ज़्यादा ही करवाई हैं, तो इससे भी बच्चे को अफेक्ट होता है। या प्रेगनेंसी के टाइम मदर कोई मानसिक तनाव था उनकी वजह से, जैसे कि वो टेंशन में है तो उससे बच्चे पे अफेक्ट पड़ेगा, या वो इमोशनली डिस्टर्बेंस है उससे बच्चे पे अफेक्ट पड़ेगा। जब माँ मतलब खुश नहीं होगी अंदर से तो बच्चे को अफेक्ट ही करेगा कहीं ना कहीं, जिससे कि मानसिक मंदता की संभावना बढ़ जाती है। हमारा थर्ड मेडिकल क्लासिफिकेशन आता है मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिशन। तो प्रेगनेंसी के टाइम और जन्म के बाद बच्चे को और माँ को मतलब दोनों को ही एक प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता तो उनमें मतलब वो कुपोषण की कमी आ जाती है, न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है। मतलब हमारे मतलब पूरी बॉडी को या जो भी हमें पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बच्चे को अफेक्ट करेगा ही करेगा, इससे उसके मानसिक मंदता की संभावना बढ़ जाती है। अब मेटाबॉलिज्म, जैसे कि बच्चा कुछ खाता है तो उसकी जो पाचन प्रक्रिया, प्राकृतिक पाचन प्रक्रिया होती है वो ठीक से काम नहीं करती, तो मतलब कि उसका जो वो भी खा रहा है वो उसका प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, उसकी जो प्राकृतिक प्रक्रिया वो काम नहीं कर पा रही, तो उससे भी बच्चे के मस्तिष्क पे असर पड़ेगा, जिसका कारण ये हो सकता है कि बच्चा मानसिक मंदता हो जाए, उसकी संभावना और अधिक बढ़ जाती है। फोर्थ हमारा मेडिकल क्लासिफिकेशन है ग्रॉस ब्रेन डिजीज। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है या कोई अन्य गंभीर मस्तिष्क की बीमारी हो जाती है, जिससे कि बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट का है वो रुक जाता है। या जैसे कि बच्चे को ब्रेन फीवर हो जाता है तो उससे भी बच्चे पे अफेक्ट पड़ता है। तो इसका क्या होता है, इससे बच्चे की वो जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, फंक्शनिंग लो रह जाएगी, जिसके कारण मानसिक मंदता की संभावना बढ़ जाती है। फिफ्थ मेडिकल क्लासिफिकेशन हमारा अननोन प्रीनेटल इन्फ्लुएंसेस है। इसमें क्या होता है, कुछ रीजंस पता नहीं चलते, उनकी मतलब कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं होती क्या ये बच्चे को अफेक्ट, कुछ होते कुछ न्यू फैक्टर्स आते हैं जो बच्चे को अफेक्ट करते हैं। इसमें जैसे कि हम दो कंडीशन ले सकते हैं, माइक्रोसेफेली एंड हाइड्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली ये होता है, इसमें ना जो बच्चे का मस्तिष्क का आकार है ना वो छोटा हो जाता है। जैसा आप अब इस पिक में देख रहे होंगे कि ये जो बच्चे का मस्तिष्क का है ये एक नॉर्मल चाइल्ड है जिसमें बच्चे का पूरा ब्रेन का डेवलपमेंट हो रखा है, और ये जो इसके लेफ्ट साइड है इसमें बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा नहीं हो रहा। तो ये हमारी माइक्रोसेफेली कंडीशन है, बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रखा है इसमें ब्रेन का। इसमें एक केस आया था 2015 और 16 में जीका वायरस का केस, जिससे कि मदर को अगर जीका वायरस हो गया तो उसने बच्चे को अफेक्ट किया था, जिसकी वजह से माइक्रोसेफेली की कंडीशन हुई थी। तो इसका कोई प्रीवियस पहले ये नहीं था कि इसकी वजह से भी होता है, तो उस टाइम ये एक न्यू केस आया था जिसकी वजह से कि माइक्रोसेफेली की कंडीशन भी हो रही थी। सेकंड हमारा आता है हाइड्रोसेफेली। तो हाइड्रोसेफेली में ये तो जो ये वाला लेफ्ट साइड है ये तो एक नॉर्मल चाइल्ड का ब्रेन है, इसमें तो ये प्रॉपर डेवलप कर चुका है, बट
राइट साइड में ये देख रहे हो आप कि इसमें जो इसके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो रखा है। हाइड्रोसेफेलिक कंडीशन में ये होती है, इसमें बच्चे का ना मस्तिष्क का आकार बहुत बड़ा होता है। तो इसमें इसका जो एक ये CSF फ्लूइड की वजह से होता है बच्चे में, जब CSF फ्लूइड बच्चे के मस्तिष्क से बाहर नहीं निकल पाता है तो उस कंडीशन में बच्चे को उसके मस्तिष्क का आकार बड़ा हो जाता है। और देखा जाए तो बच्चे मतलब मानसिक मंदता में हाइड्रोसेफेली और माइक्रोसेफेली दोनों ही मिलती है। माइक्रो में बच्चे का सर का जो साइज होता है वो छोटा होता है और हाइड्रोसेफेली में बच्चे के सर का साइज बड़ा होता है। तो इन रीजंस, कुछ रीजंस हमें पहले नहीं पता होते, बाद में पता चलता है कि हाँ इस रीजंस ने बच्चे को अफेक्ट किया। तो ये दोनों संभावनाएं मानसिक मंदता की बताते हैं, इससे मतलब संभावना है कि इससे बच्चे को मानसिक मंदता हो सकती है। हमारा 6th मेडिकल क्लासिफिकेशन है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। तो हमको पता ही है वुमेन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्या होता है इन क्रोमोसोम्स में ना कुछ कमियां आ जाती है जिसके कारण ये बच्चे को अफेक्ट करती है। और वो कमियां ये हो सकती है कि पहली हमारी कमियां हो सकती है कि या तो जो क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र है उसमें एक क्रोमोसोम का कम हो जाना, जैसे कि 46 पेयर है टोटल, तो एक कम हो गया तो वो हमारा 45 हो गया। या सेकंड हो सकता है कि एक बढ़ जाता है, एडिशन हो जाती है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स की, जैसे टोटल 46 पेयर है, अब एक बढ़ गया तो वो हमारे टोटल 47 पेयर हो जाएंगे। थर्ड वन ये हो सकता है कि जो हमारा क्रोमोसोम है उसका कुछ पार्शियल, कुछ छोटा हिस्सा, कुछ भाग वो गायब हो जाता है, उसकी वजह से वो 46 तो रहेंगे ही रहेंगे, बट उसमें क्या होता है उसमें थोड़ा कोई एक्स्ट्रा पार्ट गायब हो जाता है, वो भी अफेक्ट करते हैं। फोर्थ वन या तो जैसे कोई 46 हमारे पेयर्स है उसमें क्या हुआ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ गया तो उसकी वजह से भी बच्चे को ये अफेक्ट करता है। तो इसमें हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। फर्स्ट वन इज हमारा डाउन सिंड्रोम, सेकेंड वन हमारा फ्रेगराइल एक्स सिंड्रोम, थर्ड वन हमारा टर्नर सिंड्रोम एंड फोर्थ वन हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो अब धीरे धीरे हम चारों सिंड्रोम्स को देखते हैं। फर्स्ट वन है हमारा डाउन सिंड्रोम। ये हमारे क्रोमोसोम्स है, ये हमारा डाउन सिंड्रोम का है। इस डाउन सिंड्रोम को हम अदर नेम से भी जानते हैं, ट्राइसोमी 21। इसमें क्या होता है जो ये हमारा 21th वाला जो हमारा पेयर है, दिस वन मिनट, ये वाला, इसमें क्या होता है इसमें हमारा एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। ऐड होने की वजह से बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो जाता है और ये जेनेटिक ही होता है, ठीक है। तो इसमें बच्चे का एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया जिसकी वजह से बच्चा डाउन सिंड्रोम हो गया। और सेकेंड वन था हमारा फ्रेगराइल एक्स सिंड्रोम। फ्रेगराइल एक्स सिंड्रोम में हमारा क्या होता है, ये हमारा तो नॉर्मल क्रोमोसोम है, ठीक है, बट इसमें क्या हुआ, ये जो नॉर्मल था इसमें इतना पार्ट एक्स्ट्रा जुड़ गया जिसकी वजह से बच्चे को अफेक्ट कर गया और इसकी वजह से बच्चे को फ्रेगराइल एक्स सिंड्रोम हो गया। तो जो ये एक्स्ट्रा इसमें थोड़ा पार्ट जो जुड़ जाता है इसकी वजह से बच्चे को एक फ्रेगराइल एक्स सिंड्रोम हो जाता है और ये दोनों ही जेंडर को अफेक्ट करता है, ठीक है। थर्ड वन हमारा आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ये हमारा मोस्टली सेक्स क्रोमोसोम को, जो ये हमारा लास्ट होता है ना 23rd वाला सेक्स क्रोमोसोम, इस वाले हिस्से को ये अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें अब हमारा 1 मिनट, इस क्रोमोसोम में क्या होता है, इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है वो या तो पूरा ही गायब हो जाता है या पार्सली ही गायब हो जाता है इसमें एक्स क्रोमोसोम। और ये सिर्फ क्योंकि एक्स क्रोमोसोम ही गायब होगा या पार्सली इफेक्ट होगा तो इसमें क्या होता है, ये सिर्फ फीमेल में ही पाया जाता है टर्नर सिंड्रोम। हमारा फोर्थ वन आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये भी सेक्स क्रोमोसोम को ही अफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, इस जस्ट ये वाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा है ना एक फैक्टर ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा में, कि इसमें जैसे कि XY होता है तो इसमें एक जो X फैक्टर है वो ऐड हो जाता है। ये सिर्फ मेल को ही अफेक्ट करता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ओके।
सेवेंथ मेडिकल क्लासिफिकेशन है हमारा गेस्टेशनल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जब कोई महिला का जो गर्भाशय है, यूट्रीन है, वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता और या कभी उसमें कोई ट्यूमर या कैंसर बन जाता है, तो उसकी वजह से उसका वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता। जब वो प्रेगनेंसी के टाइम जब वो कंसीव करती हैं, तब बच्चे जो शिशु होता है वहाँ, जो उसका एम्ब्रॉय होता है, वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता। उसमें मतलब कि उसका प्रॉपर विकास नहीं होता, तो उस कंडीशन में असामान्यता दिखती है। या जैसे डेवलप बच्चा मतलब हो भी गया, तो उसमें बच्चे को मानसिक मंद होने की संभावना हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। एट्थ मेडिकल क्लासिफिकेशन है हमारा इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। इसमें जब जो हमारे एक इनर इन्वायरमेंट और आउटर इन्वायरमेंट पे देखते हो, जब माँ कंसीव करती है तो जो बेबी होता है, जो वॉर्म बेबी उस वॉर्म के अंदर होता है, तो वो एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ वो बच्चा मतलब पल रहा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है एक टाइम पीरियड में। तो वहाँ पे जो उसका इन्वायरमेंट होता है वो एक सेफ और नॉर्मल इन्वायरमेंट होता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है। जब बच्चा उस इन्वायरमेंट से बाहर आता है, तो बाहर वाले आउटर इन्वायरमेंट में कितने इन्फेक्शंस, वायरसेस वगैरह होते हैं, तो जो वो इन्वायरमेंट में जब वो उस पॉजिटिव इन्वायरमेंट से निकल के आउटर वाले इन्वायरमेंट में आता है, तो बच्चे में इन्फेक्शंस वगैरह होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो उस आउटर इन्वायरमेंट में कोई इन्फेक्शन या उसको मतलब इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से उस इन्फेक्शन, क्योंकि जब वो एक सेफ इन्वायरमेंट से बाहर आउटर इन्वायरमेंट में आया, तो उसमें इतने इन्फेक्शंस, वायरसेस वगैरह जो बच्चे को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि आउटर इन्वायरमेंट का भी वो इतना है नहीं कि भाई वो उसको झेल पाए, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए हमें उस बच्चे को आउटर इन्वायरमेंट से बचाना पड़ता है ताकि उसको कोई इन्फेक्शन ना हो। अगर इन्फेक्शन हो गया तो उससे उसके मानसिक मंदता के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट मेडिकल क्लासिफिकेशन है अदर फैक्टर्स। हमने जो प्रीवियस पढ़े वो तो फैक्टर्स हो गए जिसकी हमें पता है कि हाँ ये बच्चे को मतलब अफेक्ट कर सकते हैं ये चीज़ें। कुछ हमारे अननोन रीजंस होते हैं जिसका हमें पता नहीं चलता है कि किस रीजंस की वजह से बच्चा मानसिक मंद हुआ, या किस रीज़न की वजह से जो बच्चा है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाया है। सेकेंड क्लासिफिकेशन हमारा साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम आईक्यू के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। इसमें हम, क्योंकि मानसिक मंद जो बच्चे होते हैं उनका जो आईक्यू होता है वो बिलो 70 होता है, तो उसको हम है ना मानसिक मंद बच्चों को 4 लेवल पे डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट वन हमारा जैसे कि बॉर्डरलाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इसका जो आईक्यू रेंज है वो है 70 to 85 और 90। मतलब जो ये बच्चे होते हैं ना बिल्कुल ही हल्के लेवल पे मानसिक मंद होते हैं, मतलब इनके जो फिजिकल फीचर्स है वो शो कुछ नहीं होंगे, हल्के से उनको बस एकेडमिक्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड वन आता है हमारा माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसका जो आईक्यू रेंज है वो 50 to 70 होता है। इसमें भी जो बच्चे के ना माइलस्टोन्स होते हैं वो प्रॉपरली काम करते हैं, बच्चे के कोई फिजिकल फीचर शो नहीं होते। इसका पता लगता है बच्चे का जब बच्चा एकेडमिक्स में जाता है और जब वो धीरे धीरे हायर एजुकेशन की तरफ जाता है ना, तब उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि हाँ बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तब पता चलता है कि हाँ बच्चे को माइल्ड लेवल पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इसमें बच्चा अपने एडीएल्स वगैरह सब परफॉर्म करता है बहुत अच्छे से। थर्ड वन हमारा आता है मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसका आईक्यू है 35 to 50। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे के है ना मतलब उसके फिजिकल फीचर्स शो हो जाते हैं कि हाँ बच्चे को मानसिक मंदता है मॉडरेट लेवल पे। इसमें क्या होता है, बच्चा अपने ना एडीएल परफॉर्म करता है, बट जब इसको हम ट्रेन करते हैं ना, ट्रेन करने के बाद जैसे कि हमने बच्चे को थोड़ा बहुत ट्रेन किया, हाँ बच्चे को उसको बताया कि ऐसे से आप अपने एडीएल परफॉर्म कर सकते हो, तो बच्चा हम बच्चे को ट्रेन करने के बाद वो अपना एडीएल परफॉर्म कर लेता है। और एकेडमिक्स में सिर्फ ये 1 to 2 क्लास तक ही पढ़ पाता है। फोर्थ वन आता है हमारा सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसका जो आईक्यू रेंज है वो होता है 20 to 35। इसके भी जो फिजिकल फीचर्स है वो शो हो जाते हैं, और ये इसके जो माइलस्टोन्स होते हैं ना वो प्रॉपरली मतलब वो डिले ही होते हैं, बिल्कुल ही डिले होते हैं इसके जो माइलस्टोन्स होते हैं। फिजिकल फीचर्स तो शो ही हो रहे हैं कि हाँ बच्चा मानसिक मंद है। इसमें क्या होता है, ये बच्चा है ना अपने एडीएल्स है ना वो परफॉर्म नहीं कर पाता।
तो ये डिपेंड रहता है, बट इतना डिपेंड नहीं रहता। हाँ कि थोड़ा बहुत ये होता है कि अगर इसको सपोर्ट दे तो ये कर लेगा, बट इसको सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो ये कि हाँ थोड़ा खुद से और थोड़ा सपोर्ट से ये ऐसे कर लेगा। फिर लास्ट आता है हमारा प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसका IQ होता है बिलो 20। ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट रहता है अदर पे, मतलब इसको जो भी अपनी ADL वगैरह सब परफॉर्म करने के लिए इसको दूसरे बंदे पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। ये नहीं कर पाता क्योंकि इसकी ग्रॉस मोटर फाइन मोटर कुछ भी काम नहीं करती, मतलब ये माइंड स्टोन में मतलब पिछड़ा ही होता है। इसकी स्पीच डेवलपमेंट भी नहीं होती, कुछ नहीं होता, हर चीज़ में पिछड़ा होता है। तो इसलिए ये कुछ भी नहीं कर पाता, ये अदर्स पे ही डिपेंड रहता है पूरा का पूरा। थर्ड क्लासिफिकेशन, एजुकेशनल क्लासिफिकेशन। इसको हम 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एडुकेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेकेंड वन ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एंड थर्ड वन कस्टोडियल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। First one, educable intellectual disability. This category are those person whose intelligence quotient is between 50 to 70. They can be educated according to their ability and interest. तो इस educable intellectual disability में हमारे माइल्ड लेवल वाले बच्चे आते हैं जिसका IQ हमारा 50 to 70 होता है। इनको हम एजुकेट कर सकते हैं, जो उनकी एबिलिटी और इंटरेस्ट है। ये बच्चे 5th to 6th क्लास तक पढ़ सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। दिस कैटेगरी सच चिल्ड्रन आर टेकन हु कैन इम्प्रूव विद ट्रेनिंग। They are found to be capable of only very limited achievement in academic areas. तो ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हमारे मॉडरेट लेवल के बच्चे आ सकते हैं जिनका IQ 35 to 50 रहता है। इनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं ट्रेनिंग देकर। बच्चों को ट्रेन करके हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं और ये अपनी ADL भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और जो एकेडमिक एरियाज में है ये 1 to क्लास 12 तक अचीवमेंट कर सकते हैं। ओनली लिमिटेड ही अचीवमेंट करते हैं और अपनी ADL परफॉर्म करते हैं ट्रेनिंग के द्वारा। लास्ट एंड थर्ड हमारा आता है कस्टोडियल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सच चिल्ड्रन आर अनेबल टू अचीव सफिशिएंट स्किल्स टू केयर एंड लुक आफ्टर देयर डेली लिविंग एक्टिविटीज। तो इसमें हमारे प्रोफाउंड लेवल के बच्चे आते हैं जो कि मतलब वो अपनी ADL भी परफॉर्म नहीं कर पाते और वो अदर पर ही डिपेंड रहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स पे ही डिपेंड रहते हैं, या जो उनके केयर टेकर्स होते हैं सिर्फ उन पर ही डिपेंड रहते हैं। क्योंकि इनका जो ग्रोस मोटर फाइन मोटर्स होती है प्रॉपर ये वर्क करती ही नहीं है, इनका डेवलपमेंट डिले रहता है बहुत ज़्यादा, प्रॉपर डेवलप ही नहीं हो पाते ये बच्चे। तो ये पूरे की पूरी तरह डिपेंडेंट रहते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।